इंग्लिश आसानी से कैसे सीखें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे सिंपल तरीके जिन्हें खुद प्रैक्टिकली मैंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी भी बातें शेयर करूंगा जिनकी तरफ लोगों का ध्यान बिल्कुल भी नहीं होता है। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकित, फ्रेंच लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इंग्लिश जो कि एक इतनी इजी लैंग्वेज है, पता नहीं क्यों लोगों ने उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। अगर आप यूट्यूब पर जाके देखोगे तो ऐसे पता नहीं कितने सारे लोगों ने वीडियोस बनाई हैं जो पता नहीं कौन कौन से टिप्स या ट्रिक्स वहां बता रहे हैं। ये टेंस सीखो, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, पता नहीं क्या क्या चीजें बता रखी है। एक सिंपल से प्रोसेस को पता नहीं क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। नो डाउट बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं तो बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है। एक सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, जो मैंने काफी ऑब्जर्व किया है, कि वो लोग सिर्फ स्पोकन इंग्लिश पर फोकस करते हैं कि बस कैसे भी करके मेरे को तोते की तरह इंग्लिश को बोलना आ जाए। चाहे फिर वो गलत इंग्लिश बोल रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें इंपॉर्टेंस देनी चाहिए कि मैं जितनी भी इंग्लिश बोलूं उतनी सही इंग्लिश बोलूं। फ्लुएंट बोल रहे हो लेकिन गलत बोल रहे हो। मैं पता नहीं ऐसे कितने लोगों से मिला हूं जो इंग्लिश फ्लुएंट बोलते हैं लेकिन बहुत गलतियां करते हैं, बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं। तो ऐसे में उनका ही जो इंप्रेशन है वो खराब जाता है। फोकस सिर्फ स्पोकन इंग्लिश पे नहीं करना है। अगर आप यूट्यूब पर जाओगे तो आपको पता नहीं कितनी सारी हजारों वीडियोस मिलेंगी। हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, 2 महीने में धारा प्रवाह इंग्लिश बोलना सीखें, 1 महीने में धारा प्रवाह इंग्लिश बोलना सीखें। और इन वीडियोस पर लाखों करोड़ों व्यूज है। इनमें उन लोगों की कोई गलती नहीं है जो लोग ये वीडियो बना रहे हैं। हकीकत बात यह है कि जो आप सुनना चाहते हो लोग आपको वही सुना रहे हैं। जैसे एक कार के 4 पहिए होते हैं, ऐसे ही किसी भी लैंग्वेज के 4 पहिए होते हैं, 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। वो एस्पेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? राइटिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग। अगर किसी कार में से अगर आपने एक पहिया भी निकाल लिया तो क्या वो कार अच्छे से चल पाएगी? हाँ, उस कार को आप धक्का लगा लगा के ड्रैग कर करके कहीं के लेके जा सकते हो, लेकिन क्या वो अच्छे से चल पाएगी? ऐसे ही अगर हमें अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, एक सिंपल तरीके से इंग्लिश को सीखना है, तो इन 4 एस्पेक्ट्स को लेके हमको चलना होगा। ये चारों एस्पेक्ट्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? कैसे ये एस्पेक्ट्स आपकी लाइफ में काम आएंगे, चाहे आप जॉब कर रहे हो कल को, चाहे आप बिजनेस करो, कैसे ये चारों तरीके बहुत काम आएंगे। लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स में भी काम आएंगे। कैसे इन 4 एस्पेक्ट्स के थ्रू हम अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं रीडिंग के बारे में। मैंने सबसे पहला तरीका अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए जो यूज किया था वो था रीडिंग। रीडिंग के वैसे तो बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन 2 सबसे इंपॉर्टेंट फायदे मैं आपको रीडिंग के यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहला फायदा जो रीडिंग करने का वो होता है कि रीडिंग करने से आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होती है। वोकैबुलरी मतलब क्या? वर्ड्स। लैंग्वेज देखो है क्या? लैंग्वेज इज ऑल अबाउट वर्ड्स। शब्द ही तो है, वर्ड्स को मिला के ही तो एक सेंटेंस बनता है। अगर आपको वर्ड्स पता है इसका मतलब आपको लैंग्वेज आती है। अभी आप सब मुझे सुन रहे हो और समझ रहे हो कैसे? क्योंकि जितने भी वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ वो आपको पता है, इसलिए तो आप हिंदी लैंग्वेज को समझ पा रहे हो। दूसरा सबसे बड़ा फायदा जो रीडिंग करने का होता है वो ये होता है, आपको पता पड़ता है कि पास्ट में किस तरीके से सेंटेंस को फ्रेम किया गया है, फ्यूचर में किस तरीके से सेंटेंस को फ्रेम किया गया है। अगर कुछ प्रेजेंट में चीजें चल रही हैं तो उस तरीके से उसको कैसे इन लोगों ने देखो फ्रेम किया, उसकी भी हमें जानकारी मिलती है। मैंने इंग्लिश की ग्रामर कभी नहीं पढ़ी, इवन टेंसेस को भी मैंने कभी ठीक से नहीं पढ़ा। मैंने सबसे ज्यादा सिर्फ रीडिंग करी है। रीडिंग के थ्रू ही मुझे पता पड़ा कि पास्ट में कैसे सेंटेंस को बनाना है, फ्यूचर में किस तरीके से सेंटेंस को बनाना है, प्रेजेंट में अगर कुछ हो रहा था उसको कैसे बोला जाता है। ये सारी चीजें सिर्फ मुझे रीडिंग से पता पड़ा। तो रीडिंग के लिए आप क्या कर सकते हो? आप अच्छी बुक्स पढ़ सकते हो, इंग्लिश का न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हो। अगर आपको किसी भी वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो अपने साथ में हमेशा एक मोबाइल रख के बैठो, गूगल पर जाके उस वर्ड का मीनिंग सर्च करो। आज का टाइम वो नहीं रहा जब हमें डिक्शनरी को लेके बैठने की जरूरत है। गूगल पर किसी भी वर्ड का मीनिंग आप सर्च करोगे, आपको उसका मीनिंग पता पड़ जाएगा। दूसरे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं, दैट इज लिसनिंग स्किल्स। लिसनिंग स्किल्स जिसको बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। आप खुद सोचिए, हम सभी ने हिंदी को कैसे सीखा? ऑब्वियसली थ्रू लिसनिंग। हम तो क्या, इस दुनिया में हर इंसान ने अपनी अगर मातृभाषा सीखी है तो उसका जो मीडियम था वो था लिसनिंग। लिसनिंग के थ्रू ही हम सब ने अपनी अपनी मातृभाषा को सीखा है। एक बच्चा क्या करता है, पहले वो कुछ वर्ड्स को सुनता है और उन्हीं वर्ड्स को वो बोलने की कोशिश करता है, तभी वो बच्चा तुतलाता है, वो बच्चा फंबल करता है। अभी बच्चा फंबल क्यों करता है? वो बच्चा फंबल इसलिए करता है क्योंकि वो जो शब्द है वो बच्चा पहली बार बोलता है, इसलिए वो बच्चा इतना फंबल कर रहा होता है। लिसनिंग एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है अपनी लैंग्वेज को इंप्रूव करने का। अगर आपके लिसनिंग स्किल्स पुअर है तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। मान लो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और वहां पर उस कंपनी में आपके बॉस ने एक मीटिंग ली, 1 घंटे मीटिंग चली और आपकी लिसनिंग स्किल अगर पुअर है तो 1 घंटे बाद जब आप उस मीटिंग से बाहर निकलोगे 40 से 50% चीजें आप भूल चुके होंगे जो भी उस मीटिंग में डिस्कस हुआ होगा।
कम्युनिकेशन स्किल्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लिसनिंग स्किल्स। तो एक लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर होने के नाते मैं लिसनिंग की इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। जब एक क्लास में मैं कई सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता हूँ तो उसमें से बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एक ही बार में, पहले ही बार में किसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाते हैं। अच्छी लिसनिंग स्किल्स का डायरेक्ट कनेक्शन है आपकी अवेयरनेस से। जितनी अच्छी अवेयरनेस का लेवल आपका होगा उतनी ही अच्छी लिसनिंग स्किल्स आपकी होगी। लिसनिंग करने के लिए अब आप क्या कर सकते हो, मैंने क्या किया था, मैंने इंग्लिश की न्यूज सुनना शुरू किया था। डीडी न्यूज का जो चैनल आता है मैंने उस पर इंग्लिश को सुनना शुरू किया था। मैं भी यहाँ पर आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप डीडी न्यूज को सुने। बाकी न्यूज चैनल जितने भी होते हैं इंग्लिश के, मैं आपको वो रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि उन पर जो है वो मसाला जो न्यूज है वो काफी आती रहती है जो हमारे इतनी काम की नहीं होती है। आई वुड रिकमेंड कि आप डीडी न्यूज को सुने। इंग्लिश की मूवीज देखने के लिए भी मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता क्योंकि उन लोगों का जो एक्सेंट होता है वो काफी डिफिकल्ट होता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड देयर एक्सेंट। तो जितना ज्यादा हो सके उतनी आप लिसनिंग करिए। अब बात करते हैं थर्ड एस्पेक्ट के बारे में, दैट इज स्पीकिंग। अब स्पीकिंग को हम लोग कैसे इंप्रूव करें, कैसे हम अपनी स्पीकिंग को फ्लुएंट करें। मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। मैंने सबसे पहले एक इंग्लिश स्पीकिंग की कोचिंग को ज्वाइन किया था। काफी समय के लिए मैं उस कोचिंग में गया। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इंग्लिश स्पीकिंग की कोचिंग जाकर मेरी जो इंग्लिश है वो फ्लुएंट हो गई थी, हाँ, लेकिन वहां पर जाने से मुझे ये जरूर बेनिफिट हुआ था कि मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया था इंग्लिश बोलने का। मैंने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया था। मेरे अंदर जो हेजिटेशन थी इंग्लिश बोलने की वो वहां पर जाके दूर हो गई थी। इंग्लिश स्पीकिंग की कोचिंग में जाके ये फायदा हुआ था। इसके अलावा जो दूसरी चीज मैंने की थी वो ये था कि मैं आगरा से दिल्ली काफी ट्रेवल किया करता था। मैं दिल्ली में फ्रेंच सीखने के लिए जाता था हर वीकेंड्स पे। तो मुझे आगरा के रेलवे स्टेशन पे या दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे काफी फॉरेनर्स मिलते थे, तो मैं उनसे इंग्लिश में काफी बात किया करता था जस्ट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। इसके बाद मेरी फैमिली में मेरे कुछ भाई थे जो बाहर जॉब करते थे, उनकी इंग्लिश ऑलरेडी अच्छी थी, तो वो लोग जब भी घर पर आते थे तो मैं उनसे भी इंग्लिश में बात करता था। और सबसे ज्यादा मेरी इंग्लिश फ्लुएंट हुई जब मैंने जॉब करना शुरू किया। मेरी सबसे पहले जो जॉब लगी थी वो लगी थी एक स्कूल में एज अ फ्रेंच इंस्ट्रक्टर। तो वो एक इंटरनेशनल स्कूल, तो वहाँ पर टीचर्स को स्टूडेंट्स के साथ में सिर्फ इंग्लिश बोलना अलाउड था। पर मेरी जो फ्लुएंसी है सबसे ज्यादा इंप्रूव हुई थी। आप भी अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए ये कर सकते हो, या तो आप कोई इंग्लिश स्पीकिंग की कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। अगर इंग्लिश स्पीकिंग की कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते तो ऐसे लोगों को फाइंड आउट करो जो अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं, उनसे बात करो। कहने का मतलब यह है कि जितना हो सकता है उतनी स्पोकन प्रैक्टिस करो। आपकी जो स्पोकन स्किल है वो सिर्फ और सिर्फ इंप्रूव हो सकती है स्पोकन कर करके। और आज के टाइम में किसी भी पार्टनर को फाइंड आउट करना बहुत ईजी है। सोशल मीडिया की हेल्प लीजिए। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे ऐसे बहुत सारे लोगों के ग्रुप्स हैं जो इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं। ऐसे उन लोगों के ग्रुप्स हैं, उनमें जाके आप एड ऑन होइए। इन ग्रुप्स में जाके आप लोगों से कांटेक्ट करो। आप उनसे बोलो कि डेली हम लोग फोन पर बात किया करेंगे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में। इसके अलावा एक और गलती जो हम करते हैं वो ये है कि हम सोचते हिंदी में है और बोलते इंग्लिश में है। हम अपने माइंड के अंदर ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं, ये बहुत गलत है। ऑलवेज ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश। थिंकिंग का मतलब क्या, थॉट्स। थॉट्स का मतलब क्या है कि हम अपने माइंड में 24 घंटे कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो उसको हिंदी में ना बोल के हम लोग इंग्लिश में बोले। तो जितना हो सके, जहां हो सके वहां इंग्लिश बोलो। नाउ कम्स द लास्ट पॉइंट, दैट इज राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स के बारे में तो कोई सोचता भी नहीं है। लोगों को लगता है कि नहीं, राइटिंग स्किल्स उनके कहाँ काम आने वाली है। राइटिंग स्किल्स से मतलब मैं यहाँ पर हैंड राइटिंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल राइटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ हमें कुछ भी लिखना पड़ता है, जैसे कोई ईमेल हो गया है, कोई लेटर हो गया। बिल्कुल, जब आप किसी कंपनी में काम करने के लिए जाओगे तो वहाँ पर सिर्फ आपको इंग्लिश में बोलना नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जहाँ पर आपको राइटिंग करनी पड़ती है। आपको ईमेल्स लिखने होते हैं, आपको लेटर लिखने होते हैं, आपको कोई रिपोर्ट तैयार करनी होती है। तो ऐसे में अगर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है तो आपका जो इंप्रेशन है वो बहुत गलत जाता है। राइटिंग के थ्रू भी इंग्लिश बहुत इंप्रूव होती है। जब आप डेली राइटिंग करते हो तो आपकी इंग्लिश उससे बहुत इंप्रूव होती है। डेली किसी न किसी नए टॉपिक पर एक पेज का आर्टिकल लिखो। जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो आपके खुद के क्या विचार है कोरोना वायरस के बारे में, तो उनको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करो। जब हम कोई भी चीज लिखते हैं तो हमारे माइंड में कई तरह के विचार आते हैं। तो ये थे मेरी खुद की लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो मैंने खुद अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया और अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इंप्रूव किया। आप अपनी लैंग्वेज को किस तरीके से इंप्रूव कर रहे हो मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी जरूर करना। बहुत जल्दी मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में।